हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 15 साउंड। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं तो हमें आवाज़ सुनाई देती है, तो ये आवाज़ कैसे बनती है, ये साउंड हम कैसे सुनते हैं। तो देखिए, जैसे कि हवा हमारे मुंह के अंदर अगर जाती है तो जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं वहाँ पर एयर का जो वाइब्रेशन होता है उसके थ्रू फिर क्या होते हैं, जो भी हम लोग बोलते हैं तो वो आवाज़ सुनाई देती है। अभी हम जो भी लैंग्वेज बोलते हैं तो वो जो वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं तो उनके साउंड जो आते हैं वो साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो हमारी टंग, टीथ या फिर हमारे वोकल कॉर्ड्स जो है वहाँ पे एयर का जो वाइब्रेशन होता है उसके कारण क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसके थ्रू हम बोलते हैं और उसको फिर सुन पाते हैं उस साउंड को। तो कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका आवाज़ कैसे सुनाई देता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, उसे अगर आप ज़मीन के ऊपर क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। कोई भी आपका अगर स्टील का ग्लास है, आपने छोड़ दिया नीचे तो उसका आवाज़ आएगा। या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे कि बैट है, जोर जोर से अगर आप ज़मीन के ऊपर मारोगे तो उसकी आवाज़ आती है। तो ऑब्जेक्ट की कोई भी साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। तो वाइब्रेशंस, जो एयर के वाइब्रेशंस होते हैं या फिर उस ऑब्जेक्ट का जब वाइब्रेशन होगा तो एयर में जो भी हमें क्या होते हैं, वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, तो उसके कारण वो जो आवाज़ या फिर जो साउंड प्रोड्यूस होती है वहाँ पे वो हमारे कानों तक आती है, जिनके कारण हम उसे सुन पाते हैं। तो देखिए, जैसे पहले के क्लास में जैसे कि 6th-7th में भी आपने ये पढ़ा होगा कि साउंड हमें सुनाई देता है कब, जब कोई मीडियम होता है। मीन्स साउंड सुनने के लिए मीडियम ज़रूरी होता है, चाहे फिर वो एयर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, कोई भी हो। तो यहाँ पे मीडियम ज़रूरी होता है जब कोई भी साउंड प्रोड्यूस होता है उसे सुनने के लिए। तो अभी सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। वी हैव लर्न दैट साउंड कैन बी जनरेटेड फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जब तक कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, तो फिर आवाज़ नहीं आएगी। कोई ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट होता है तभी आपको साउंड सुनाई देगी। विथ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, जैसे कि आपको साइड में दिख रहा है, ये होता है ट्यूनिंग फॉर्क की, जिसके प्रॉन्ग होते हैं एंड स्टेम होता है। तो जब आप लोग इसे क्या करोगे, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसे जोर से मारते हो तो फिर क्या होगा, ये जो प्रॉन्ग है इनकी वाइब्रेशंस होती है कि ये प्रॉन्ग जो है इस साइड जाएंगे, उसके बाद जो है अंदर के साइड में, ऐसे उनके क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं या फिर मूवमेंट होता है। A tuning fork is made of two prongs and a stem, keeping the stem steady. If the prong are stuck, they start vibrating. किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको उसे क्या करना है, स्ट्राइक करना है, उसके बाद क्या होते हैं, वो वाइब्रेट होने लगते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। Show the stationary tuning fork to show the state of ear around the tuning fork. Vertical lines are used here. The vertical lines are equally spaced. जैसे कि आपको देखिए यहाँ पे 15.2 जो डायग्राम है इसमें दिया है। तो जो ए बी सी आपको दिया है ये मीन्स आपको ट्यूनिंग फोर्क की जो पोजीशन होगी वाइब्रेट होने के बाद वो आपको दिया है। तो ए जो है मीन्स क्या कि यहाँ पे वो स्टेडी है, बिल्कुल भी उसका वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। मीन्स जो एयर मॉलिक्यूल्स है इसके साइड में, फोर्क के साइड में जो भी एयर मॉलिक्यूल्स है वो स्टेबल है, और मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी क्या है, सेम है, हर जगह पे आपको सेम दिखाई देगा। लेकिन बी में अगर आप देखोगे मीन्स वाइब्रेशन होने के बाद जब ये प्रॉन्ग्स जो है आउटसाइड में ऐसे जब मूव होते हैं तो फिर क्या होगा कि उनके साइड में जो भी एयर है और एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनमें क्या आ जाता है, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण आपको ये डिस्टेंस दिख रहा है। जो वर्टिकल लाइंस आपको यहाँ पे दी हुई है वो सेम दिख रही है क्या, नहीं। जो प्रेशर है उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी डिस्टेंस है, स्पेस है, वो कम हुआ है, मीन्स वहाँ पे प्रेशर जो है इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई देगा। और सी जो है ये कब होगा कि जब ये प्रॉन्ग जो है ऐसे अंदर के साइड में आते हैं, तो वाइब्रेशन देखिए कैसे होगा, जैसे कि पीरियोडिक मोशन होता है बाहर की तरफ, उसके बाद अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ। तो जब ये प्रॉन्ग्स बाहर की तरफ जाएंगे तो उनके साइड में जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो उनके ऊपर प्रेशर आने के कारण वो क्या हो जाएगा, उसके बीच में जो भी डिस्टेंस होगा, स्पेस होगा, वो कम हो जाता है और वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा दिखाई देगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि अंदर के साइड में जब आते हैं तो एयर जो यहाँ पे प्रेजेंट होगी तो जो डिस्टेंस है उनके बीच का वो बढ़ेगा, मीन्स वहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन्स आपको कुछ इस तरीके से लाइंस वो दिखाई देगी। और भी अच्छे से हम इसे समझेंगे यहाँ पे। इफ़ द स्टेम इज केप्ट स्टेडी एंड द प्रॉन्ग्स आर स्ट्रक, द प्रॉन्ग्स आर सेट इनटू वाइब्रेशन, की वाइब्रेशंस होने लगेंगे। इट मीन्स वो क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होने लगेगा कि बाहर की साइड में और अंदर के साइड में उनका मोशन आपको होता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा है। If during the vibration the prongs of the tuning fork go away from each other as shown as in figure 15.2 जो कि बी में आपको दिखाई दिया है,
तो यहाँ पे इस तरीके से अगर प्रोसेस होता है तो क्या होगा कि प्रोंग्स इज कॉम्प्रेस्ड एंड द प्रेशर देयर इंक्रीज। आपको प्रेशर जो है साइड में जो एयर मॉलिक्यूल्स है उनके ऊपर प्रेशर ये क्या दिखाई देगा, आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, कॉम्प्रेस होता हुआ दिखाई देगा वहाँ पे। सच अ स्टेट ऑफ हाई प्रेशर इज क्रिएटेड इन अ रीजन ए इन द फिगर। तो यहाँ पे जो ए रीजन आपको दिया है यहाँ पे कॉम्प्रेशन आपको होता हुआ दिखाई देगा, वहाँ पे प्रेशर भी हाई होगा क्योंकि जो वाइब्रेशंस बने हैं वो जैसे कि मानो क्या होते हैं वहाँ पे उसके ऊपर गिरने के कारण एयर में, जैसे देखिए पेपर आप अगर आप एक के ऊपर एक पेपर्स रखते हो तो उसके ऊपर अगर आप हाथ रख दोगे तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होता है और नीचे के जो पेपर्स होते हैं वो दबे हुए आपको दिखाई देंगे। तो सेम उसी तरीके से होगा कि एयर मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के प्रेशर पड़ने के कारण क्या होगा, पास में आ जाते हैं, वहाँ पे कॉम्प्रेशन हो जाता है, प्रेशर आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। सच अ स्टेट ऑफ हाई प्रेशर इज क्रिएट इन अ रीजन ए इन अ फिगर। जैसे कि हमने देखा द रीजन इन विच एयर इज एट हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी इज कॉल्ड कॉम्प्रेशन। आपको कॉम्प्रेशन होता हुआ दिखाई देगा। इस एरिया को, इस रीजन को क्या कहा जाएगा, कॉम्प्रेशन, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा आपको दिखाई देगा एंड डेंसिटी भी ज़्यादा दिखाई देगी इसके लिए। इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ वाइब्रेशन द प्रोंग्स ऑफ द फॉर कम क्लोज टू इच अदर। मीन्स अंदर के साइड में जब इनका वाइब्रेशन होगा या फिर एक दूसरे के पास ऐसे आ जाएंगे तो वो क्या होता है, वहाँ पे आपको क्या होता हुआ दिखाई देगा, जो पास में आ जाएंगे वहाँ पे उसके साइड में जो ए रीजन है वहाँ का जो प्रेशर है वो कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। एज अ रिजल्ट द एयर प्रेशर इन दिस रीजन रीजन ए डिक्रीजेस। ए रीजन का अगर आप देखोगे तो प्रेशर कम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। Such region in which air is a low pressure and low density is called rarefaction। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, याद क्या रखना है, rarefaction मीन्स क्या कि जहाँ पे प्रेशर लो है, डेंसिटी लो है, उसे rarefaction कहा जाएगा, और जहाँ पे प्रेशर हाई है और डेंसिटी भी हाई है तो उसे क्या कहा जाता है, कॉम्प्रेशन। दो टर्म्स आपको यहाँ पर दी है साउंड से रिलेटेड जो आपको याद रखनी है। हाई प्रेशर हाई डेंसिटी मीन्स कॉम्प्रेशन, लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी मीन्स रेयरफैक्शन। और वो किस तरीके से दिखाया जाता है वो भी आपको डायग्राम में दिया हुआ है। हाउ एवर द एयर मोलिक्यूल्स इन दिस रीजन विच वेयर इन कॉम्प्रेस स्टेट अर्लियर, जैसे कि हमने ए रीजन में देखा था, ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द एयर मोलिक्यूल्स इन द नेक्स्ट रीजन। तो ए रीजन में देखिए यहाँ पर हमने देखा कि जब जो प्रोंग है वो अंदर के साइड में मूव होते हैं तो ये रीजन के जो मॉलिक्यूल्स है उनका प्रेशर कम होता है। लेकिन कम क्यों होता है, क्योंकि जब ये बाहर की तरफ आते हैं और जो साइड का ए रीजन जो है यहाँ पे हाई प्रेशर होगा तो बाद में जो एयर मॉलिक्यूल्स है उनका प्रेशर जो है कहाँ पे चला जाएगा, बी में। तो ए का जो प्रेशर है वो कहाँ पे दिखाई देगा, आपको बी में दिखाई देगा। फर्स्ट जो है प्रोंग जब बाहर के साइड जाएंगे तो पहला जो रीजन रहेगा वहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा, वही प्रेशर पास होता है बाद में बी में, तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे बी में हाई डेंसिटी एंड हाई प्रेशर यहाँ पे दिखाई देगा और ए में लो डेंसिटी एंड लो प्रेशर दिखाई देगा। सच अ पीरियोडिक मोशन ऑफ द प्रोंग्स क्रिएट कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो ये कंटिन्यूसली आपको क्या दिखाई देगा कि पहले कॉम्प्रेशन होगा, रेयरफैक्शन होगा, फिर कॉम्प्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। जब तक वाइब्रेशन नहीं थमेगा वहाँ पे जब तक वाइब्रेशन चलता रहेगा तो इस तरीके से आपको क्या दिखाई देंगे, वो स्पॉट दिखाई देंगे, ऐसे कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन के बैंड दिखाई देंगे। दीज आर नथिंग बट द साउंड वेव्स। वेव्स के जैसे दिखाई देगा। जैसे वेव्स आप देखोगे तो किस तरीके से दिखती है, देखिए कहीं पे आपको हाई लो हाई इस तरीके से दिखाई देता है। तो सेम कि कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, इस तरीके से आपको वो वेव्स की तरह दिखाई देगा। व्हेन दीज वेव्स रीच अवर ईयर, तो यही वेव्स जब आती है हमारे कानों तक, ये वाइब्रेशन जब हमारे कानों तक आते हैं तब हमें आवाज़ सुनाई देती है। अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक सिग्नल रीच द ब्रेन एंड वी गेट अ सेंस ऑफ हियरिंग अ साउंड। तो जब ये वेव्स हमारे कानों तक आती है तब जाके हमारे ब्रेन को भी पता चलता है और ब्रेन के थ्रू मैसेज मिलता है कानों को और फिर वो साउंड हमें सुनाई देती है। इफ साउंड वेव्स आर जनरेटेड इन एयर व्हाट मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स, इज इट द एयर इटसेल्फ और दैट स्टेट ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन क्रिएटेड इन द एयर। तो क्या होता है, असल में एयर हमारे कानों तक आती है या फिर जो कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन हो रहा है वो हमारे कानों तक आता है जिसके कारण हमें साउंड सुनाई देता है। तो यहाँ पे अगेन जो मैंने पहले कहा था कि एयर आती है या फिर एयर में होने वाला जो कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन है वो हमारे कानों तक पहुँचता है, किसके कारण, एयर के कारण। तो यहाँ पर साउंड सुनने के लिए एयर सबसे ज़रूरी होती है क्योंकि वो मीडियम है साउंड को हमारे कानों तक लाने के लिए या फिर वेव्स को वहाँ तक लेके जाने के लिए वो मीडियम होता है एयर। तो इसीलिए अगर ये एयर वहाँ पे नहीं होगा तो हमें नहीं सुनाई देगा। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पूरी तरीके से वैक्यूम है, एयर नहीं है, जैसे कि मून है,
मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, मीन्स वहाँ पे एयर नहीं है, तो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो वहाँ पे जाके हमारी तरफ बात नहीं कर सकते, मीन्स बोल सकते हैं लेकिन साउंड वहाँ पे सुनाई नहीं देता है। अभी देखिए कैसे कि एयर मीडियम ज़रूरी क्यों होता है, एयर या फिर कोई भी मीडियम ज़रूरी क्यों होता है साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए। इसके लिए आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया है। वी हैव लर्न इन द 6th स्टैंडर्ड दैट साउंड ट्रैवल्स थ्रू सम मटेरियल मीडियम लाइक अ सॉलिड होता है। सॉलिड जैसे कि टेबल के ऊपर आवाज़ करोगे, टेबल के ऊपर कान लगाओ फिर आवाज़ करो तो आपको सुनाई देगा। लिक्विड है मीन्स पानी के अंदर आवाज़ आती है। गैस मीन्स एयर है कि एयर के थ्रू भी आपको साउंड सुनाई देगा। बट वॉट इफ सच मीडियम डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड आवर ईयर। जो सोर्स ऑफ साउंड है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और हमारा कान है, तो उनके बीच में अगर मीडियम नहीं रहेगा तो हम सुन पाते हैं क्या? नहीं सुन पाएंगे। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट आपको दिया है कि आपको करना क्या है। यहाँ पर इस तरीके से एक बॉटल लेना है, साइड में आपको जो पिक्चर दिया है यहाँ पे वैक्यूम पंप रहेगा। ये वैक्यूम पंप क्या काम करेगा? जो बॉटल है उसमें जो एयर प्रेजेंट है उसको निकालने का या फिर वैक्यूम पूरी तरीके से उसे खाली करने का काम करेगा। इलेक्ट्रिक बेल आपको दी है, बेल जार है, यहाँ पे जार है जिसमें एक बेल जो है फिट की हुई है। इलेक्ट्रिक बेल मीन्स अगर आप बटन ऑन करोगे तो वो बजेगी, बटन ऑफ कर दो आवाज़ बंद हो जाएगी, इस तरीके से। तो यहाँ पर जब एयर प्रेजेंट होगी, सबसे पहले तो एयर होगा, जब हम इसको बॉटल को बंद करेंगे तब यहाँ पे एयर होती है। तो इलेक्ट्रिक बेल जैसे ही आप ऑन करोगे तो आपको साउंड सुनाई देगा और क्लियरली साउंड सुनाई देगा। लेकिन जब आप वैक्यूम पंप ऑन करोगे और इसमें से सारी हवा जब बाहर निकल जाएगी और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा बॉटल के अंदर, तो जैसे जैसे वो एयर निकल जाएगी बाहर, कम होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है, तो इलेक्ट्रिक बेल की जो आवाज़ है वो भी डिक्रीज़ होती जाएगी। और जैसे ही पूरी अगर एयर वहाँ से निकल जाएगी तो आपको वहाँ पे साउंड नहीं सुनाई देगा। मीन्स जो साउंड होता है उसे सुनने के लिए मीडियम ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मीडियम कौन सा दिया है आपको? एयर दिया है, जिसके कारण हम लोग क्या कर पाएंगे? उन वेव्स को, साउंड के वेव्स को हम सुन पाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर में आपको दिया है 2 एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून टॉकिंग टू ईच अदर डायरेक्टली विल बी अनेबल टू लिसन टू ईच अदर। कि एस्ट्रोनॉट मून पे जाके बात तो कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन वो सुन नहीं पाएंगे एक दूसरे को, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला कि मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं होता है, मीन्स वहाँ पे एयर भी प्रेजेंट नहीं होगा, कोई मीडियम ही नहीं है वहाँ पर। तो इसके लिए वहाँ पे साउंड जो है जनरेट तो कर सकते हैं लेकिन प्रोपेगेट नहीं होगा, वो साउंड हमारे कानों तक आ ही नहीं पाएगी क्योंकि वहाँ पे मीडियम ही नहीं है। तो एस्ट्रोनॉट क्या करते हैं? डायरेक्ट साउंड प्रोपेगेशन बिटवीन देम इज नॉट पॉसिबल, डायरेक्ट तो प्रोपेगेट नहीं होगा। Therefore, the astronaut use some technology like the one used in our cell phones to communicate with each other. सेल फोन से वो बात कर सकते हैं क्योंकि सेल फोन को तो ज़रूरत नहीं होगी मीडियम क्रिएट करने के लिए, वहाँ पे वे उसके क्रिएट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत वहाँ पे नहीं होगी। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। जैसे कि हमने पहले देखा कि फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, देखिए जो वेव्स क्रिएट होती है हाई एंड लो डेंसिटी और प्रेशर की, वो आपको यहाँ पर दी है। We learned about how the vibration of tuning fork result in generation of compression and rarefaction in air. More detailed observations show that the actual variation in the air density and pressure as shown in figure 15.4 जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। Any object vibrates in the air, such sound waves are produced in the air। कैसे देखिए, जैसे हमने पहले ही देखा था कि जब जो ये प्रॉन्ग होता है वो अगर बाहर की साइड आता है, मूव होता है, वाइब्रेशन उसका होगा, तो एयर, जैसे कि आपको एयर रीजन दिया था, देखिए कि एयर मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा जिसके कारण आपको कॉम्प्रेशन दिखेगा। बाद का जो रीजन है, जैसे कि अगर हम बी कहेंगे तो यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर जो है वो कम होगा, तो यहाँ पर आपको दिखेगा रेयरफैक्शन। फिर से कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, जैसे कि एक वेव की तरह आपको दिखाई देगा। हाई एंड लो प्रेशर एंड डेंसिटी की वेव जैसे होती है उस तरीके से आपको साउंड की भी वेव्स यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद है as shown in the figure 15.4 one compression and one rarefaction together forms one cycle of the। एक साइकिल की तरह है कि कॉम्प्रेशन के बाद क्या आएगा? रेयरफैक्शन आएगा, उसके बाद कॉम्प्रेशन आएगा। जब तक वाइब्रेशन नहीं रुकेगा ये वेव या फिर ये जो आपको दिया है साइकिल जो है कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन का, ये चलता हुआ दिखाई देगा। द नंबर ऑफ साइकिल्स फॉर्म इन द एयर इन 1 सेकेंड विल बी डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ टाइम्स द prongs of the tuning fork or any other vibrating body vibrates back and forth the number of vibration of the tuning fork in 1 second। दैट मीन्स क्या कि एक साइकिल, द नंबर ऑफ साइकिल कैसे काउंट किए जाएंगे कि एक सेकेंड में वाइब्रेशंस कितने होते, कितनी बार जो है वो मोशन उनका होता है बाहर की तरफ अंदर की तरफ, जो पीरियडिक मोशन होता है उसके जैसे 1 सेकेंड में कितने बार उनका वाइब्रेशन होता है वो देखा जाएगा।
नंबर ऑफ सच साइकिल्स दैट आर प्रोड्यूस इन द एयर पर सेकेंड इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। तो 1 सेकेंड में जितनी बार उनका जो साइकिल कंप्लीट, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट होते हैं मीडियम में, तो उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। उस साउंड वेव की, हर एक ऑब्जेक्ट की साउंड वेव या फिर फ्रीक्वेंसी अलग अलग आएगी, तो साउंड वेव के ऊपर ये डिपेंड होगा कि 1 सेकेंड में कितने टाइम वो साइकिल कंप्लीट होते हैं। द फ्रीक्वेंसी इज मेजर इन हर्ट्ज, तो उसका यूनिट होता है हर्ट्ज। इफ ओनली साइकिल इज कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, 1 साइकिल इज कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी इज सेड टू बी 1 हर्ट्ज। कि एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए 1 सेकेंड अगर लगेगा तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 हर्ट्ज है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्यूनिंग फॉर्क इन फिगर 15.1 shows its frequency to be 512 hertz. It means that the fork vibrates 512 times per second. कितनी बार उनका वो ये कॉम्प्रेशन एंड रेट फ्रैक्शन का साइकिल कितनी बार हुआ है? 512 टाइम्स। तो उनका फ्रीक्वेंसी क्या आएगा यहाँ पे? 512 हर्ट्ज। मीन्स उन्होंने 512 साइकिल्स जो है कॉम्प्रेशन एंड रेट फ्रैक्शन के एयर में पर सेकेंड कंप्लीट किए हुए हैं। Thus the sound generated by the fork will have a frequency of 512 Hz. The frequency of tuning fork is decided by the dimension of the prongs. मीन्स उनकी लेंथ क्या है, उनकी थिकनेस क्या है और मटेरियल कौन सा यूज़ किया गया है। तो ऐसे नहीं कि हर फोर्क जो आपको दिया हुआ है मे बी उनकी लेंथ सेम होगी लेकिन थिकनेस अलग होगा, या फिर जो मेटल यूज़ होगा या फिर जो भी मटेरियल से वो बने हुए उनका अगर मटेरियल अलग होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो उनका वाइब्रेशन होगा वो भी अलग अलग होगा। तो इसके लिए वो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अगर भारी वाला मेटल आपने यूज़ किया है तो वाइब्रेशन कम होगा, हल्का वाला है तो उसका वाइब्रेशन जल्दी से हो जाएगा, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चेंज होगी। तो ये भी वहाँ पे देखना चाहिए कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो, या फिर ट्यूनिंग फॉर्क भी होगा तो किस तरीके का है वो हमें देखना होता है। तो देखिए आगे भी आपको एक्सपेरिमेंट दिया है तो उसे भी हम देखेंगे, लेकिन सेकंड पार्ट में देखेंगे क्योंकि आगे भी कई सारे कंसेप्ट आपको दिए उनको भी हमें देखना है। तो लेसन लंबा है, इसके लिए वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो हमें सेकंड पार्ट बनाना होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो फर्स्ट पार्ट दिया है उसे अच्छे से देखिए, उसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा तो उसे भी देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।